जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली की सीमा के नजदीक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेड्स पुलिस ने हटा दिए हैं। सड़क के खुलने से गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा के हजारों लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों से मेरठ और उससे आगे आने जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। किसान आंदोलन के कारण पिछले कई महीनों से बंद सड़क पर लगे बैरिकेड्स हटाने का काम शुक्रवार को किया गया। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत पिछले कई महीनों से गाजीपुर बॉर्डर से ही किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने यहां लोहे तथा सीमेंट के बैरिकेड्स और कांटेदार तार लगा दिए थे, जिसके बाद से इस रास्ते से आवाजाही बंद कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने पर नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि लंबे वक्त तक ऐसे किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने कुछ टेंट हटाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंद किया हुआ है। टिकैत के इस आरोप के बाद अब पुलिस ने पहले टिकरी और अब गाजीपुर से बैरिकेड्स हटा दिए हैं। अब इस बैरिकेडिंग को खोल रही है। हम भी दिल्ली जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग सवाल कि अभी तक दिल्ली रहने वाला कौन आदमी दिल्ली नहीं गया है? सभी तो दिल्ली गए हैं। सिर्फ किसान जो 11 महीने से यहाँ पे हैं, क्या दिल्ली किसान नहीं जा सकते? तो सवाल कहीं ना कहीं है। हम सोच रहे हैं कि जल्दी खोले, लेकिन ये खोलने के प्रयास में नहीं है। सुबह 10 बजे से लगे थे, चाहते तो 2 बजे 12 बजे खोलते, लेकिन अभी तक 5-6 बज चुका है, अभी तक खोले नहीं है। ये खोलने के प्रयास हम सोचते हैं खोलें और हम लोग भी दिल्ली जाएँ, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ की नीति है। तो हम लोग जो पहले खड़े हैं किसान, तो किसान जाना चाहिए, तो किसान जाएंगे और अहिंसात्मक जाएंगे और कोई शांति प्रिय ढंग से जाएंगे। जंतर मंतर धरना देने का जगह बनाया गया, देश ने नियुक्त किया, वहाँ बनाया रामलीला मैदान है, तो हमको जाने दिया जाए, हम जाएंगे वहाँ पर। हमारी यही मांग है और यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार मोदी की है, लेकिन ये रोड सरकार का नहीं है, ये किसान गरीब मजदूरों का है, उन्हीं की बनाई हुई है सरकार है। ठीक है, हम दिल्ली में जाएंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं। ये बैरिकेडिंग हटेगे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी का आह्वान है कि जब ये बैरिकेडिंग हटेगे, पुलिस प्रशासन हटाएंगे, तो हम सीधा प्रवेश सांसद पे कूच करेंगे, कोई हमें रोकने का नहीं। सर 11 महीने हो गए हैं और अभी तक जी आंदोलन भी खत्म नहीं हुआ है। ये रिस्पांस नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये किसान गरीब मजदूर जहाँ अड़ जा वहाँ अड़ी जाते हैं। अब हम चाहे ये 11 महीने नहीं, चाहे ये 3 साल तक भी चले, ये 33 महीने भी चले, हम हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांगों को वापस करवाओगे, काले कानून तीनों वापस, जब घर वापसी। बैरिकेड्स हटने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया है। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने की खबर से किसान और आम जनता भी काफी खुश दिखे। बैरिकेड्स हटने के बाद एक बार फिर गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आवाजाही आसान हो जाएगी। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सड़क खुलने के बाद सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे और संसद में जाकर अपनी फसल बेचेंगे। सड़क के खुलने से गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा के हजारों लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय इलाकों से मेरठ और उससे आगे आने जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। दिल्ली से संवाददाता शिवानी स्वरूप, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ से जुड़े अध्यापकों ने जिला प्रधान विजय सिंह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्म प्रकाश राणा एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दलजीत सिंह तोमर को संयुक्त रूप से अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हजरस के राज्य उप प्रधान खजान सिंह बड़वड़ ने बताया कि आंदोलन के द्वितीय चरण में हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। प्रथम चरण में सभी 119 ब्लॉकों में ज्ञापन सौंपने का काम किया जा चुका है। राज्य प्रधान डॉक्टर दिनेश निम्बाड़िया ने कहा कि संवैधानिक मांगों में मुख्य रूप से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण है और आज हालात यह है कि 1090 हाईस्कूल मुख्य अध्यापकों में मात्र 20 मुख्य अध्यापक अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। यही हाल प्राचार्य पदों पर है। शिक्षा विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के सभी पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है, तो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कैसे पूरा होगा? जिला प्रधान विजय सिंह एवं जिला सचिव ईश्वर सिंह मेहरा ने संयुक्त रूप से हरियाणा सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी पदोन्नति तुरंत प्रभाव से की जाए।
अंकों की कंडीशन को हटाया जाए, अध्यापकों को पदोन्नति में अंकों की छूट दी जाए। हरियाणा झज्जर से प्रवीण कुमार, इक्वालिटी न्यूज के लिए। समस्त हरियाणा प्रदेश में हमने 22 के 22 जिलों में ज्ञापन देने का कार्य किया है। हमारा ये जो ज्ञापन है, हमने अपनी जो संवैधानिक मांगे हैं उनको लेकर के उनको पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया है, और उस पदोन्नति में आरक्षण लागू न करने के कारण आज हमारी स्थिति ये है, हमारा जो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है क्लास 1 और 2 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो मात्र 3 या 4% है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, हमारे यहाँ मुख्याध्यापक जो है शेड्यूल कास्ट से भरे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे जो प्राचार्य के 2200 से 2300 पद हैं, जिनमें मात्र 3 या 4% जो है ना पद भरे हुए हैं। हमारा बैकलॉग का कोटा लगभग 30,000 के करीब है, जो आज तक नहीं भरा गया है। तो इस तरह की जो हमारी डिमांड है उनको लेकर के हम जो है ना संघर्षरत रहे लंबे समय से, लेकिन हरियाणा सरकार हमारी बातों, इन संवैधानिक मांगों को नहीं मान रही है, जिसके लेकर के हमने एक लंबी लड़ाई का आगाज किया है। आजाद समाज पार्टी की ओर से कांशीराम जी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में आने वाले 2022 के चुनाव के संदर्भ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में होने वाली रैली पर समीक्षा की गई, जिसमें प्रदेश के कोषाध्यक्ष कमलेश भारती, लखनऊ संभाग प्रभारी अब्बास काजी सौरव, संभाग प्रभारी जिलाध्यक्ष अजय आनंद, मंडल प्रभारी विजय प्रकाश गौतम तथा सैकड़ों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लखनऊ से संवाददाता ओम प्रकाश, इक्वालिटी न्यूज के लिए। आजाद समाज पार्टी लखनऊ जिले के कार्यकर्ताओं के इधर हम लोगों ने बुलाया हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है संगठन की समीक्षा करने के उद्देश्य से इधर मीटिंग बुलाया था, और आगामी आजाद समाज पार्टी जो पूरे प्रदेश में 4 रैलियां करने का निर्णय लिया था, उसमें से 3 रैली बड़ी ऐतिहासिक हुई हैं और बहुत सफल रैली हुई हैं, और चौथी रैली लखनऊ में होनी है। उस रैली को सफल करने के उद्देश्य से यहाँ जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को बुला करके जिम्मेदारी देने के लिए इधर बैठक बुलाई गई थी, जिम्मेदारी तय की गई है। और जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं, आप उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 2022 के विधानसभा के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होगा, अभी जो निर्देश है कि 403 विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी, और सब कहीं हमारे पास प्रत्याशी भी हैं। देवास अभिभाषक संघ के चुनाव 26 अक्टूबर मंगलवार को संपन्न हुए, जिसके विस्तृत परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट रामप्रसाद सूर्यवंशी ने पुनः दूसरी बार 212 मतों से जीत हासिल की। अभिभाषक संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट चंद्रशेखर वाजपेयी, सचिव पद पर एडवोकेट चंद्रपाल सिंह सोलंकी, सह सचिव पद पर एडवोकेट नीलेश वर्मा, पुस्तकालय सचिव पद पर एडवोकेट लोकेश शुक्ला ने जीत हासिल की। सभी अभिभाषक विजेताओं की जीत पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आतिशबाजियों के साथ खुशी मनाई गई और सभी विजेताओं को निर्वाचित होने पर मंगल कामनाएं दी गई। देवास से हरिप्रसाद हरियाली, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश भीम आर्मी सामाजिक संगठन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस वक्त अखिल भारतीय भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर ने मध्य प्रदेश भीम सेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। बताया जा रहा है कि नवाब सतपाल तंवर के 37वें जन्मदिवस के मौके पर उन्होंने बाइक एम्बुलेंस गरीब लोगों के लिए लॉन्च की है। इसी मौके पर मध्य प्रदेश कार्यकारिणी के गृह जिले मंदसौर में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। सभी ने भीम सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने मुझे वहां पर इस पद तक पहुंचाया, इस लायक समझा, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मेरा संपर्क करा के मुझे इस पद के पर बिठाया। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पाऊं। और मैं अभी तक जिसे भीम सेना हमारे मंदसौर ज़िले में एक संभाग स्तर की टीम के तौर पे काम करती थी, जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई वर्चस्व नहीं था और राष्ट्रीय कार्यकारिणियों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन इस बार हम अखिल भारतीय भीम सेना कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ हमारा संपर्क है और हम उनके छत्रछाया के तले काम करेंगे। कल हम 22
नवाब सतपाल तंवर साहब के जन्मदिन के अवसर पे गुड़गांव गए थे और वहाँ से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने घोषणा करी हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी की। हमें बहुत खुशी है और हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उम्मीदों के ऊपर हम खरा उतरे। मंदसौर मध्य प्रदेश से संवाददाता दीपक बसेर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के सागर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने 28 अक्टूबर शुक्रवार को जाति आधारित जनगणना कराने, कृषि कानूनों को वापस लेने, ईवीएम पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नारे लगाओ और इसमें आए, हम वीडियो बना रहे हैं। सागर जिला कार्यालय में कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बात निश्चित कर दी गई थी कि केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 2022 की जनगणना में भी नहीं कराएगी। इस ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून का विरोध, ईवीएम घोटाले, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने, निजीकरण समाप्त किए जाने सहित अन्य मांगे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि तीसरे चरण में 12 नवंबर को तहसीलों पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन, चौथे चरण में 25 नवंबर तहसीलों में रैली प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन और 5वें चरण में 10 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित रहे। सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता दीपक बसेर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक मां ने पैसों के लालच में अपनी सगी बेटी को दलालों के हवाले कर दिया। 20 लाख रुपए के लिए एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार के दलदल में धकेला। इस मामले को उजागर कर नागपुर शहर पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। नाबालिग को जहां बेचा गया था, पुलिस को वहां 2 बेसमेंट और एक सुरंग मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है तो एक फरार है। पीड़िता द्वारा लकड़गंज थाने में अपनी मां समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद ही पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। पीड़िता के बयान पर गहनता से कार्य करते हुए शुक्रवार को पुलिस रेड लाइट एरिया में इस अड्डे पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस से छानबीन के बाद 2 बेसमेंट मिले जहां देह व्यापार के लिए खरीदी और लाई गई लड़कियों को छुपाकर रखा जाता था। यही उनसे देह व्यापार भी कराया जाता था। अधिक तलाशी में पुलिस को एक सुरंग का भी पता चला, जहां से छापेमारी के दौरान आरोपी भागकर अक्सर गिरफ्तारी से बच जाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि आरोपी पीड़िता से जबरन देह व्यापार कराता था। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी की पत्नी मौके पर न होने से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन उसे फरार घोषित कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पुलिस और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। 2020 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीला इथे आणलं होतं, तिला 20 लाख रुपयात विकत घेतलं गेलं होतं आणि तिच्याकडून जबरदस्तीने देहवापर करून तिच्या आलेल्या मिळकतीवर इतर दलाल लोक आपली उपजीविका करीत होते। परंतु ती मुलगी, अल्पवयीन मुलगी या व्यवसायाकरता तयार नव्हती म्हणून एका ग्राहकाच्या मदतीने ती इथून पळून गेली, पुनश्च आपल्या गावी गेली। पण गावीसुद्धा तिची पुनश्च विक्री केल्या जात होती अशी तिला माहिती मिळाल्याने ती परत पळून नागपूरला आली आणि पोलीस स्टेशनला येऊन आम्हाला तक्रार दिली। त्या तक्रारीनुसार विविध कलमाने गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये आम्ही आतापर्यंत 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। अल्पवयीन मुलीस, पीडित मुलीस जेव्हा आम्ही इथे आणले त्यावेळेस तिने आम्हाला सांगितले की घटनास्थळ करताना की या ठिकाणी आम्हाला लपवल्या जात होतं, ते भुयार आता बंद आहेत। आम्ही ते भुयार शोधून काढले, खोदून काढले। त्यामध्ये आम्हाला असे आढळले की खालच्या मजल्यावर जे तळघर आहे त्या तळघरात एकूण 10 ते 12 मुली लपवल्या जात होत्या आणि वरच्या मजल्यावर भिंतीच्या आत जे भुयार आहेत त्यामध्ये 3 ते 4 मुली लपवल्या जात होत्या। जेव्हा पोलिसची रेड व्हायची तेव्हा त्या मुलींना तिथे लपवल्या जात होतं आणि पोलिसची रेड झाल्यावर पुन्हा त्यांना बाहेर काढून त्यांच्याकडून पुनश्च जसे ते व्यवसाय केला जात होता। अशा प्रकारचे भीषण वास्तव या तपासादरम्यान उघडले। उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने लकड़गंज थाने में अपनी मां समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि देह व्यापार के लिए उसकी खरीद फरोख्त की गई। उसकी मां ने उसे चौथी बार में 20 लाख रुपए में बेचा। इससे पहले उसे 2017 में एक रिश्तेदार को बेचा था। उसका रिश्तेदार पीड़िता को मुंबई में डांस बार ले गया, लेकिन काम की इच्छा न देखते हुए उसे गांव वापस छोड़ दिया था।
इक्वालिटी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। इक्वालिटी न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।